ये तो मुर्गियों के जूझों से संग एक दूजे के इधर उधर तितर बितर दौड़ते फिरे। ये तो होली के रंग हैं, अलग हैं पर संग हैं, चेहरे पे झलके तो सब दिखे एक से। कहीं चेहरे पे लाली है, कहीं जेब खाली है, इनमें फर्क है बड़े, इन्हें फर्क ना पड़े। हम एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, हम एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं फिर अपन। ऐसा होता है क्लासरूम्स में, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट्स के साथ में, तो मेरे को लगा क्यों ना हम ऑनलाइन भी ऐसा इंटरेक्शन करें। तो गाना बजाना, अदर जो करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ हैं, उनमें भी हमें पार्टिसिपेट करना ही चाहिए। दिमाग तंदुरुस्त रहता है, बॉडी एकदम जोश से भरी हुई रहती है। क्या पता आप लोगों में से भी कल को जाकर के कोई ओलंपिक्स में हमारी कंट्री के लिए मेडल लेकर के आए और हम सब बोलें अरे वो तो हम जानते हैं उनको। खैर, बहरहाल अभी तक तो आई होप मैंने फिजिक्स पढ़ा करके आपका दिमाग थोड़ा सा है जो घुमा दिया होगा, इलेक्ट्रिसिटी जो हमने पिछला चैप्टर कंप्लीट किया है। लेकिन चलो अब हम लोग जो है अपना नया चैप्टर शुरू करते हैं, जो कि कौन सा है, केमिस्ट्री का फिर से एक चैप्टर ले रहे हैं जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अपन यही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं अभी तक, है ना। पहले केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, फिर बायो पढ़ा अपन ने, फिर अपन एक चैप्टर फिजिक्स का पढ़ा, और अब अपन वापस से कहाँ पर आ रहे हैं, केमिस्ट्री पर आ रहे हैं। तो फिर वापस से एक बायो चैप्टर ले लेंगे, फिर अपन वापस फिजिक्स में चल लेंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा अपने लिए कन्वीनियंट रहेगा। तो आज का अपना फर्स्ट चैप्टर है बुक का, दरअसल केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, चैप्टर नंबर 1, लेक्चर नंबर 1। आपके मन में एक डाउट यहां पर होगा कि सर भाई आपने पहले फर्स्ट चैप्टर क्यों नहीं लिया। यूजुअली तो ऐसा होता है ना कि बुक शुरू करते हैं तो पहले फर्स्ट चैप्टर लेते हैं, आपने क्यों नहीं किया ऐसा। तो इसका रीजन मैंने आपको, जब अपन ने 5th चैप्टर सबसे पहले शुरू किया था केमिस्ट्री का, वहां पर मैंने आपको बताया था कि हमें ना 5th चैप्टर में बेसिक्स पता चलते हैं कि भैया पूरी दुनिया किससे बनी हुई है। तो हम कहते हैं साहब एटम से बनी हुई है, तो हम बता पाते हैं इजीली। तो इसीलिए पहले हमने वहाँ बेसिक्स समझने की कोशिश की उस चैप्टर को शुरू करके, कि एटम्स क्या हैं, कितने एलिमेंट्स हैं हमारे चारों तरफ, पीरियोडिक टेबल कैसे बनाई, फिर कैसे फॉर्मूलाज बनेंगे, वैलेंसी का कंसेप्ट क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, उनके जो शेल हैं हमारे पास में, ऑर्बिट्स हैं। तो ये सारी बातें अपन ने वहां समझ ली। तो इस चैप्टर में अब जैसे ही हमें केमिकल इक्वेशन लिखने की बात आएगी, जैसा कि चैप्टर का नाम है केमिकल इक्वेशंस, तो हम फटाफट से लिख देंगे, हमें समझ में भी आ जाएगा कि कैसे हो रही है केमिकल इक्वेशन। तो ठीक है, मैं राहुल सचवानी, शुरू करते हैं आज का वीडियो। अपन साथ में मिल करके और अच्छे मार्क्स लाने की पूरी कोशिश करेंगे, और अच्छी समझ जो है वो भी अपने माइंड में पैदा करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आ जाओ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आज शुरू किए हैं केमिस्ट्री, ऑब्वियस सी बात है केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टॉपिक का जो चैप्टर का जो फ्लो है, चैप्टर फ्लो क्या होने वाला है, क्या क्या टॉपिक्स हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमें चैप्टर में पढ़ना है वो है केमिकल इक्वेशंस, कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम कैसे लिखें। मतलब इसमें हमें मेनली यही समझना है कि हाउ डू वी राइट अ केमिकल इक्वेशन। मतलब हम थोड़ा सा साइंटिफिक जो है बैकग्राउंड भी समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों बनाया गया, किसी इक्वेशन को ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम लोग, और सीखेंगे भी। साथ ही साथ में फिर देखेंगे कि किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है। अभी आपको लग रहा होगा क्या सर ये बैलेंस क्या है, इसका क्या मतलब है, अभी सब बताएंगे आपको, टेंशन मत लो। फिर उसके बाद चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है टाइप्स ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसके क्या क्या टाइप्स हैं। वैसे इक्वेशन नहीं, आप यहाँ पर रिएक्शन लिखो तो ज्यादा बेहतर होगा कि कितने टाइप्स की है। तो हमें कुछ एक मेनली 5 टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस यहाँ पर इस चैप्टर में बताई हैं, वो अपन समझेंगे। फिर उसके बाद में हम देखने वाले हैं कोरोजन का एक टॉपिक है। कोरोजन बोले तो जैसे फॉर एग्जांपल लोहे पर जंग लग जाती है, चांदी पर ब्लैक कुछ कोटिंग हो जाती है, ऐसे खराब हो जाता है, कॉपर पर ग्रीन कलर का कोई कोटिंग चढ़ जाती है, थोड़े टाइम में हम देखते हैं। तो ये सारा जो इंसिडेंट्स हैं ये कोरोजन के एग्जांपल्स हैं। तो अभी कोरोजन नुकसान वाला है ना, तो हमें पढ़ना है कि उससे अपन कैसे निजात पाएं, कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अपन। और एक टॉपिक हम पढ़ेंगे रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब होता है तली हुई वगैरह चीजें जो होती है ना वो खराब हो जाती हैं, तो वो कैसे खराब हो जाती हैं, उसको सही करने के लिए हमारे पास में क्या उपाय है, थोड़ा बहुत वो समझेंगे। ये चैप्टर हमारा इस तरह से रैपअप हो जाएगा। छोटा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, टेंशन नहीं लेना, मस्त समझ में आएगा, मस्त आप इस चैप्टर को फील कर सकते हो। तो आ जाओ शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। अच्छा हाँ, एक चीज बतानी थी कि अलॉन्ग विथ प्रैक्टिकल करने वाले अपन, ऐसे एकदम जादू लगता है। मतलब लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं भी जब पढ़ता था ना, तो प्रैक्टिकल्स जब तक नहीं होते थे ना तो फील नहीं आता था। सर कहते थे कि अच्छा ठीक है सर, ओम्स लॉ हो गया साहब, V इज इक्वल्स टू आई आर, V प्रोपोर्शनल टू I,
कैसे आया साहब? बोले ओम ने ग्राफ बनाया था ना, ओम ने वोल्ट मीटर लिया था, ओम साइंटिस्ट ने अमीटर लिया था। मैं क्या सर अपन ही ले लेते हैं, करके देख लेते हैं ना, मजा आएगा। तो कर लेने के बाद एक अलग ही फील रहता है उसको लेकर के, ठीक है। तो कोशिश रहेगी अपनी अच्छे से प्रैक्टिकल्स के साथ समझने की सब कुछ। अब छोटी सी एक चीज कि भाई हम लोग कोई भी काम करते हैं ना, तो हमारा कहीं ना कहीं पर उसको पीछे होता है कुछ मोटिव, कुछ एम्बिशन, कुछ एम होता है उसको लेकर के, कुछ हमारे गोल्स होते हैं। भाई नहीं तो अपन वो काम क्यों करेंगे? जैसे अभी बोले कि है ना ऐसा होता है, मतलब मैं आपको एक ऐसे जोड़ता हूँ इंसिडेंट से कि घर वाले क्या बोलते हैं बच्चों को, पहले के टाइम में ऐसे होता था कि 8th बोर्ड होती थी, तो कहते 8th दे दे बस, तू 8th का एग्जाम दे दे, लाइफ सेट हो जाएगी, मजा आ जाएगा, बढ़िया नौकरी लग जाएगी। फिर थोड़े टाइम बाद कहते जैसे बच्चा 8th का एग्जाम देता था ना, कहता था मम्मी ठीक है अभी हो गया 8th का, अब नहीं पढ़ाई करूंगा, अब मैं नहीं स्कूल जाऊंगा, बस हो गया बहुत है। तो कहते अरे 10th नहीं किया तो फिर क्या किया? 10th का बोर्ड होता है, बोर्ड पढ़ लो, लाइफ सेट हो जाती है, मस्त मार्क्स ले आओ, लाइफ सेट, फिर कुछ मत पढ़ना तो बस 10th कर ले। तो फिर बच्चा 10th भी कर लेता था, कहता सर चलो 10th कर ली। फिर 10th करते ही कहते थे अरे यार तू तो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, आपको तो फिर जो है साइंस मैथ्स लेना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, डॉक्टर बायो लेकर के बनना चाहिए, बहुत तरक्की होगी, बहुत मजा ही आ जाएगा, 12th तो करनी ही चाहिए, साइंस या से कॉमर्स ये बनना चाहिए, आर्ट्स लेनी चाहिए, लॉयर बनना चाहिए, या पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, या कुछ भी व्हाटएवर। 12th कर लेता था बच्चा। अब बच्चा बोलता है यार बस बहुत, अब स्कूल नहीं जाएंगे, बस हाथ जोड़ रहे हैं अभी हम। फिर उनको बोलते थे अरे कॉलेज। अब इस सबके पीछे फैमिली मेंबर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसकी कहीं जॉब लग जाए, ये कोई बिजनेस कर सके, इसकी इतनी समझ डेवलप हो जाए ना कि कहीं पर स्टैंड कर सके और अपना जो लिवलीहुड है, पूरा जो लाइफ इसको गुजारना है, पता नहीं कल को शादी वगैरह भी होगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और भी लोगों की होंगी, तो ये संभाल सके ना, ये लोग खुद से समझदार हो सके, दुनिया को जान सके, पढ़ें इसलिए बहुत ज्यादा। तो ये हमारा गोल है, इसीलिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं तो क्यों करें फिर पढ़ाई? बढ़िया ना, घर बैठो आराम करो, मस्त गेम वेम खेलो, कहाँ जरूरत है भाई? कहीं ना कहीं पर अर्न करने पड़ेंगे, पैसे कमाने पड़ेंगे, घर चलाने पड़ेंगे, तो हमें या बिजनेस चलाने पड़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशंस रन करनी पड़ेगी, एनजीओ चलाने पड़ेंगे, सोशल सर्विस करनी पड़ेगी। तो इस सब में हमें कहीं ना कहीं पर एसेट्स की जरूरत पड़ेगी, रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन कि ये चैप्टर क्यों पढ़े? जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर अपन ने पढ़ा तो अक्कल आई ना कि कहाँ से पावर आ रही है, कहाँ कितना बिल अपना घर पे आ रहा है, तो कितने हिसाब से अपन दे रहे हैं बिल, अपन अब अगर अपने हाथ में आएगा तो समझ सकते हैं अपन। तो यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन कि ये चैप्टर फिर क्या काम आएगा हमारे शरीर, हमारे को पढ़ने में, हमारी लाइफ में क्या काम आएगा? तो देखो अपने चैप्टर को शुरू ही इन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से किया है एनसीईआरटी की बुक में। सम एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंजेस इन आवर सराउंडिंग्स। अच्छा, व्हाट आर दीज एग्जांपल्स? द फर्स्ट वन इज मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। गर्मी हो रही है, दूध को छोड़ दिया आपने, क्या होगा? फट जाता है दूध। तो दूध को फिर सुई लेके सिल दो, बढ़िया ना। जेठालाल जो है ना अपने जेठापरा, वो सिल देते हैं, कहते हैं दया सुई लाओ अभी सिल देते हैं समझ रहे हो? तो कहने का मतलब ये है कि ये क्या है, एक केमिकल चेंज है। फिर उसके बाद में हम देखें दूसरा, तो एन आयरन तवा, पैन या नेल, आयरन नेल, ये लोहे की चीजें हैं। लोहे का तवा हो गया, तवा होता है रोटी बनाते हैं जिसपे, तवा रोटी। रेस्टोरेंट में जाते हैं क्या बोलते हैं, तवा रोटी खाओगे कि तंदूरी रोटी खाओगे? तो तवा रोटी, तवा। पैन फ्राइंग पैन होता है ना अपन, जिसमें मैगी भी फ्राइंग पैन में बढ़िया बन जाती है, डोसा वोसा भी उस पर बना था। नॉन स्टिक तवा आता है जो पैन। नेल, आयरन नेल, कील होती है, दीवार पे ठोकते हैं अपन। तो ये सारी जो है ना, अगर इनको हम एक्सपोज करें ह्यूमिडिटी को, पानी को देखें, तो क्या होता है, इनका है ना जंग चढ़ जाती है इन पर। आपने नोटिस किया होगा लोहे का अगर दरवाजा है ना कहीं पे, तो आप देखोगे नीचे से पानी वानी के कांटेक्ट में आता है ना, मॉइस्चर के, ह्यूमिडिटी के, खराब हो जाता है। तो अब एक ये एग्जांपल हो गया, ये भी किसका एग्जांपल हो गया? केमिकल चेंज का। और ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, मैं आपको बताता हूँ मस्त चीज। ये जो है ना ब्रूइंग जो इंडस्ट्री है, ब्रूइंग इंडस्ट्री का मतलब ये जो लोग अल्कोहल वगैरह जो बनाते हैं, बियर वगैरह ये लोग जो बनाते हैं, अपन को दूर रहना ऐसी चीजों से, बेकार चीज है, किसी कर्म की नहीं है। दवाई में ही जो काम में आ रही है बस वही ठीक है, बाकी ये नशा वगैरह बहुत खराब चीज है। लोगों के घर, पूरे का पूरा फैक्ट्रीज, पूरा का पूरा बिजनेस सब बर्बाद हो जाता है इन चीज़ों के, इन बुरी आदतों के पीछे। तो बुरी आदतों के तरफ अपने को कहीं नहीं जाना। ऐसे फ्रेंड्स हमें मिलते हैं इस एज में, नहीं तो आगे के टाइम पीरियड में, जो हमें कभी कहते हैं कि ये लो गुटखा खा के देख लो, या ये लो सिगरेट पी के देख लो, ऐसा बढ़िया लगता है और वैसा लगता है, और ये बियर पी लो। हाथ जोड़ना और वहाँ से चलाना,
ठीक है, अच्छा फ्रेंड गलत रास्ते पे जाए थप्पड़ लगानी उसको, उसके मम्मी पापा को बोलना कि वो गलत काम कर रहा है। गलत काम करने के लिए किसी फ्रेंड को भी कभी मोटिवेट नहीं करना, ठीक है। उसके पेरेंट्स को बता देना, कहता मैं देख फ्रेंड हूं तो फिर मैं सही करूंगा, ऐसा। तो अभी ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, तो मैं आपको क्यों बता रहा था कि जो फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। तो ग्रेप्स को जैसे रखा तो वो किशमिश बनती है, आपको ध्यान है ना, ग्रेप्स से फिर किशमिश, या इनसे हम लोग वाइन वगैरह बनाते हैं लोग, या फिर क्या करते हैं अल्कोहल बनाने के लिए इसको काम में लेते हैं, तो वहां पर एक केमिकल चेंज होता है। तो ये केमिकल चेंज, और उसके अलावा देखोगे फूड इज कुक्ड, खाना पर अपने घर पे बना रहे ना, तो उसमें भी खूब सारे केमिकल चेंजेस होते हैं। हमारे बॉडी में डाइजेशन जो हो रहा है, बॉडी में जो डाइजेशन है उसमें भी काफी सारे जो एंजाइम्स हैं, हमने पढ़ा था लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में, तो वो फूड में जो अलग अलग चीजें हैं उसको टुकड़े 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 करके काफी सारे केमिकल चेंजेस भी वहाँ देखने को मिलते हैं। क्यों, HCl भी है हमारे इधर अगर अपन देखें स्टमक में, और फिर और भी हमारे पास में एंजाइम्स आ रहे हैं। HCl तो एसिड है, फिर एंजाइम्स आ रहे हैं, पेप्सिन आ रहा है, या आगे अमाइलेज वगैरह आ रहे हैं, तो ये तोड़ने फोड़ने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर भी केमिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ में रेस्पिरेशन तो देखा ही था अपन ने, क्या होता है, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाकर के जो ग्लूकोज बना है उससे जाकर रिएक्शन करती है और फिर एनर्जी बनती है, वाटर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो ये भी केमिकल चेंज है। अच्छा, अब आपके मन में ना एक बात अभी भी कौन रही होगी, आप कह रहे होगे कि सर आपने ये सब कुछ तो बता दिया कि बुक में क्या क्या दे रखा है, लेकिन ये चीज क्या है, इसको तो बताओ, इलेबोरेट करो इसको, केमिकल चेंज फिर क्या भला है। तो देखो आपको मैं थोड़ा याद दिलाता हूँ, 9th स्टैंडर्ड में फर्स्ट चैप्टर जो था हमारे, उसमें ना दोनों चेंजेस की बात की गई है। इस दुनिया में दो तरह के चेंजेस होते हैं, एक होते हैं फिजिकल चेंजेस और एक होते हैं केमिकल चेंजेस। एक होते हैं फिजिकल चेंजेस और एक होते हैं केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस की अगर हम बात करें तो हमारे एटमॉस्फेयर में हम देखें कि जो रिवर्सिबल है, मतलब एक थोड़ा मोटा मोटा समझते हैं अपन, जैसे एक पेपर है उसको फाड़ दिया मैंने, या और सिंपल अगर मैं लूं तो मेरे पास यहाँ पर एसी का रिमोट है, तो इसको मैंने मान लो ये ढक्कन को अलग कर दिया, या अलग करने की बात छोड़ो, उसको मैंने क्यों फेंकूं, सर डांटेंगे मेरे को, मान लो चलो ये गिर गया, 3 टुकड़े हो गए इसके, 3 टुकड़े, ठीक है, तो 3 टुकड़े हो गए, लेकिन इसका जो एक एक जो मॉलिक्यूल है, एक एक जो इसका फॉर्मूला जो भी इसमें है, कार्बन हाइड्रोजन का जो भी फॉर्मूले बने हुए हैं खूब सारे, तो वो जो बेसिक मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा, इसका केवल बाहर से ऑब्जर्व करने पर शेप वगैरह चेंज हो रहा है। तो ऐसा चेंज क्या है, फिजिकल चेंज है। आपने लकड़ी काट दी, पॉट, तो काटना क्या है, फिजिकल चेंज है। समझ रहे हो इस बात को, फिजिकल चेंज। और क्या है, जैसे चलो और थोड़ा इसको अच्छे समझो, पानी है हमारे पास में, पानी को हमने फ्रीजर में रख दिया, फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में, वो जम गया, लेकिन अब भी देखो पहले पानी था ना, तो पानी का जो मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मूला क्या था, H2O। अभी उसको आपने बर्फ बना के जमा दिया तो भी उसका फॉर्मूला क्या है, H2। अभी एक काम करो, आप उसी पानी को लेके आग लगा के भाप बना करके उड़ा दो, तो वो जो एयर वाटर वेपर जो है ना हवा में जो चली गई, वो भी क्या है, H2। तो ये सारी चीजें क्या है, H2O। तीनों ही स्टेट्स में पानी सेम है, उसका फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूल सेम है। तो वो कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है। जैसे रबड़ है, रबड़ को खींचा है, अगर ऐसा छोड़ दिया वापस, तो वो फिजिकल चेंज है। मतलब जो हम देख रहे हैं ना, रिवर्सिबल है, जिसमें हमें वापस से क्या मिल जाता है, प्रोडक्ट मिल जाता है। प्रोडक्ट क्या, जो हमारा रिएक्टेंट है वो मिल जाता है। ये सारे चेंजेस हम लास्ट ईयर भी थोड़े बहुत पढ़ चुके हैं। आप पानी में मिट्टी डाल के मिला रहे हो, ये कोई वो नहीं है, ये फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज भी क्या है, कुछ है ही नहीं, वो मिट्टी अलग हो गई, बस पानी अलग, कीचड़ बन गया उसमें। तो अब यहाँ क्या कह रहे हैं हम लोग, उसके अलावा दूसरे तरह के जो चेंजेस है ना, वो केमिकल चेंजेस हैं। दो हमने समझे, फिजिकल और दूसरा है केमिकल, अभी अपन जिसकी बात कर रहे हैं। केमिकल चेंजेस में ना, अगर आप सिंपली इसको बिठाना चाहते हो दिमाग में, तो यूं समझो रिवर्सिबल नहीं है भाई। पेपर को फाड़ा ना आपने, तो वो तो फिजिकल चेंज था। पेपर को जला दिया आपने, राख बन गई, तो अब आप राख से पेपर कैसे लाओगे, राख से पेपर नहीं ला सकते ना। तो ये भैया हमारा केमिकल चेंज हो गया। और इसमें अगर आप नोटिस करोगे ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है, कार्बन होता है पेपर में, वो जल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, हीट बन जाती है, एनर्जी बन जाती है। तो वो चीजें आप वापस जोड़ करके वापस आप पेपर नहीं बना सकते। समझ में आई? आपने वाटर का क्या कर दिया, इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिया। इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेंगे अपन फ्यूचर में। तो वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। तो अब उसको आप वापस पानी बनाना मुश्किल है उससे थोड़ा। तो ये केमिकल चेंज हो गया ना, कुछ और ही बन गया इसमें। तो समझ में आई आपको वाली बात? और ये जैसे हम इतनी सारी चीजें देखे, दूध फट गया, अब उसको आप वापस थोड़े दूध सही बना सकते हो।
या जैसे आयरन तवा जो नेल है वो खराब हो जाता है ना, जंग लग जाता है, वो खराब हो जाता है। फिर उसके अलावा ग्रेप्स का फर्मेंटेशन करके आप कुछ नया बना रहे हो, है ना, अल्कोहल बना रहे हो, या जैसे रेस्पिरेशन वगैरह, ये सारी चीजें अपन ने देखी। तो केमिकल चेंजेस में क्या होता है, फॉर्मूला चेंज हो जाता है, बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है ना वो चेंज हो जाता है। ये अपने को समझना है यहाँ पर। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो हम क्यों पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, क्योंकि हमारे चारों तरफ इतने केमिकल चेंजेस हो रहे हैं डेली, हर वक्त हो रहे हैं। जो बैटरी लगा रखी ना अपन ने फोन में, वो डिस्चार्ज हो रही है, केमिकल चेंज हो रहा है। फिर उसको जब हम चार्जिंग पे लगाते हैं ना, फिर चार्ज होती है, तो वो फिर से केमिकल चेंज उसमें होता है। और ये हम करवा रहे हैं, डेली की डेली हो रहा है। आप फ्यूचर में साइंस अगर लेते हो तो और क्लासेस में इसके बारे में और डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। तो केमिकल चेंजेस हो रहे हैं तो हमें उनके बारे में समझना भी चाहिए, जाहिर सी बात है। तो आ जाओ बढ़ते हैं फिर आगे। अब हमें इन केमिकल चेंजेस को समझने के लिए हमारी एनसीईआरटी की बुक में कुछ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे रखे हैं। प्रैक्टिकल तो मजा ही आता है ना अपने को तो करने में। तो देखो पहला एग्जांपल हमें क्या दे रखा है, पहला एग्जांपल हमें दे रखा है बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन। तो भाई हम वैसे ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी क्यों समझ रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, पहले वो सुन लो एक बार के लिए। वो इसलिए कि भाई हम ये समझना चाहते हैं कि अच्छा कभी कोई चेंज हो रहा है, अभी हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो चेंज फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है। हाउ डू वी नो, सही क्वेश्चन है ना। तो उसको मतलब ऑब्जर्वेशंस, भाई हमने कुछ एक केमिकल चेंजेस में हम कुछ एक ऑब्जर्वेशंस लेंगे और फिर इस बात को कंक्लूड करेंगे कि कोई सा चेंज जो है केमिकल चेंज है या कौन सा चेंज जो है फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज नहीं है। तो पहला अपने को ऐसा प्रैक्टिकल क्या दे रखा है, बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन। एक मैग्नीशियम अपने पास में मेटल होता है मैग्नीशियम, और वो मेटल का अपन क्या करते हैं, जलाते हैं उसको। अब ये जो ना ब्राइट जलता है, एकदम लाइट चमक के बाहर निकलती है। इसमें बुक में ऐसा अपने को फोटो वोटो दे रखा है। वॉच ग्लास में फिर वो जलता है, जो जो राख बन के नीचे गिरती है उसको अपने को इकट्ठा करना है। उस राख को हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। और ये हमें बुक में लिख करके दे रखा है। तो एक काम करते हैं ना अपन तो फिर एक्सपर्ट आदमी है ही ना, तो अपन आ जाओ जो है ये केमिकल एक्सपेरिमेंट जो है एक इस लेक्चर में अपन परफॉर्म करके देख लेते हैं। चलो तो देखो ये है अपना मैग्नीशियम रिबन। अभी इसको जलाना है अपने को, हाथ में तो मैंने कुछ और पकड़ रखा है, चलो इसको छोड़ो पहले। तो इसको जलाना है अपने को, लेकिन है ना अपनी बुक में थोड़ा सा बता रखा है, बाद में क्वेश्चन भी पूछेंगे अपने को कि भाई जो मैग्नीशियम रिबन है ना, उसको जलाने से पहले हमें सैंड पेपर से साफ करना होता है। तो अच्छा क्यों करना होता है, पहले आप इसको ध्यान से देखो, पास में से देखोगे ना इसको मैग्नीशियम रिबन को, तो इस पर ब्लैक ब्लैक कलर की जो है लाइन आपको दिखेगी। ऐसा क्यों, क्योंकि क्या होता है, ये एटमॉस्फेयर में पड़े पड़े भी मैग्नीशियम जो रिबन है ना, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है और थोड़ा सा ऐसा इसका ऊपर वो उसका लेयर चढ़ जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, वो उसको जलने नहीं देती। तो ये ना जो बाहर अपन वो पंचर बनाने तो जो ट्यूब घिसते हैं, वही वाला सैंड पेपर है अपना, उससे अपन इसको जो है रगड़ेंगे। तो पहले तो मैं एक काम कर लेता हूँ ना, एक टुकड़ा इसमें से अलग कर लेता हूँ जो अपन जलाने वाले हैं, और फिर उस टुकड़े को ही अपन क्या करते हैं, रगड़ करके साफ कर लेते हैं, ठीक है। तो वो लेयर हट जाएगी और अच्छे से जो है ये जलेगा अपना मैग्नीशियम रिबन। तो जब आप इसको रगड़ दोगे तो थोड़ा साफ हो जाएगा, चिकना हो जाएगा, एकदम चमकने लग जाएगा। अब अपन क्या करते हैं, लाइट्स बंद कर देते हैं। तो देखो मैं आप लोगों को दिख तो नहीं रहा हूँ ऐसा मेरे को उम्मीद है, लेकिन अभी कोशिश करते हैं आपको दिखाने की। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या ले रहे हैं, हमारे पास में ये एक अपना स्पिरिट लैंप है, इसमें अल्कोहल है अंदर, इसको अपन ने जला दिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, सीधा हाथ से नहीं पकड़ते कभी भी अपन रिबन को, क्यों, क्योंकि जला रहे हैं और वो गरम वरम ज़्यादा हो जाएगा। तो अपन ने हाथ में ऐसे टेस्ट ट्यूब होल्डर ले रखा है, इससे इसको अपन जला रहे हैं, ठीक है। तो पकड़ के रखना है ऐसा अपने को। और अब ध्यान देना, अब बुक में इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि इसको सीधा अपनी आंखों से नहीं देखना होता, क्योंकि बहुत ही ब्राइट फ्लेम इसमें से जलती है, और जो भी ये जल रहा है ना उसको अपने को एक कंटेनर में इकट्ठा करना है। मैं तो रसोई से मम्मी की कटोरी ले आया हूँ, उसी में इकट्ठा कर रहे हैं इसको, ठीक है। क्या कितना मस्त एक्सपेरिमेंट है, अब आप लोग ही बताओ। जो पूरा ध्यान है वो आपको देना था ऑब्जर्वेशन पे। तो ऑब्जर्वेशन ये है कि इसका ना, ये दिखाएंगे अभी आपको फोटो में, जो वाइट वाइट जो इकट्ठा हुआ है ना पाउडर जैसे, वही है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है क्या। हाँ तो बताओ आपको कैसा लगा एक्सपेरिमेंट। मेरे को कुछ ही एक्सपेरिमेंट ना करने में बड़ा मजा आता है।
तो अब आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अभी अपन देखते हैं दूसरा अपने को कौन सा दे रखा है। तो दूसरा अपने को बुक में जो एक्सपेरिमेंट करने को बोला है वो है लेड नाइट्रेट का घोल ले लो पानी में थोड़ा सा 2-3 ग्राम ऐसे लेकर के, और पोटेशियम आयोडाइड का एक सॉल्ट है उसका भी 2-3 ग्राम का सॉल्ट ले लो और उसको पानी में घोल लो दोनों को। अब ये दोनों लिक्विड ऐसे दिखेंगे। अब इसमें से कौन सा तो लेड नाइट्रेट, कौन सा पोटेशियम आयोडाइड, दोनों पानी जैसे दिखेंगे, घुल जाएंगे, नमक की तरह पानी में घुल जाएंगे। दोनों क्या है, सॉल्ट्स हैं, घुल गए पानी में साहब। अब इन दोनों को क्या करना है, मिलाना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऊपर तो कुछ कुछ और बन रहा है, लेड आयोडाइड बन रहा है, पोटेशियम नाइट्रेट बन रहा है, लेकिन जब हम यहाँ पर फिजिकली देखेंगे तो जादू होता है, जादू। देखो ये एकदम ऐसा मिलते कलर चेंज, येलो हो जाता है एकदम। मस्त मजा आता है इस एक्सपेरिमेंट को करने में। अच्छा अभी क्यों नहीं कर रहे इस एक्सपेरिमेंट को, तो इस एक्सपेरिमेंट को इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे चैप्टर में अभी आगे आएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से। तो उस वक्त अपन इसको करके देख लेंगे। ठीक, कोई बात क्लियर हुई, समझ में आई आपको? यहां क्या हमें ऑब्जर्वेशन लेनी है कि जब हमने दो चीजों को मिलाया तो हम यहां देख रहे हैं कि कलर चेंज हो गया, जादू हो गया, कलर चेंज हो गया साहब। तो ये हमें अभी याद रखना है, ठीक है। अब देखो तीसरा अपन देखते हैं, तीसरा अपने को कौन सा एक्सपेरिमेंट दे रखा है। तीसरा एक्सपेरिमेंट दे रखा है अपने को ऐसा, अपने को एक क्या लेना है, कोनिकल फ्लास्क ले लिया साहब। अभी इसमें हमें क्या करना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। जो एसिड है हमारे पास, सल्फ्यूरिक एसिड को हिंदी में हम लोग बोलते हैं गंधक का तेजाब, तेजाब है ना। तो ये अपने को साइंस वाइंस या अपनी केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में मिल जाता है। तो ये हम इस चैप्टर में नहीं करेंगे ये वाला, क्योंकि ये वाला एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट चैप्टर में केमिस्ट्री में वापस से है, तो इस बार नहीं करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में इसको अपन देख लेंगे। तो अभी ये समझ लो होता क्या है इसमें अपन जिंक डालेंगे। जैसे जैसे लोहा है हमारे पास में, तो वैसे ही जिंक भी एक मेटल है अपने पास में। जस्ता, आपको अगर हिंदी में ध्यान हो तो पुराने जमाने में तो जिंक के जस्ते के डब्बे भी बनते थे। आजकल तो स्टील चलता है, जस्ता तब उस टाइम मेरे घर पे है। तो जस्ते के टुकड़े जिंक के लिए इसमें डाल देंगे कोनिकल फ्लास्क में, और इसमें एसिड डाल देंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे। तो नोटिस करेंगे हम इसमें गैस निकलती है, काफी सारी रिएक्शंस में गैस निकलती है, यहाँ पे भी एक गैस निकलती है। अच्छा वो गैस कौन सी बनती है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनती है। अब ये मस्त मजा आता है इस एक्सपेरिमेंट को करने में कि वो हाइड्रोजन गैस को आप जैसे ही जलाओगे ना, ऐसे मान लो मैच स्टिक जलाओ सामने और हाइड्रोजन गैस इकट्ठी होगी टेस्ट ट्यूब में, उसको सामने जाओ, ऐसा पॉप, क्या पॉप साउंड आता है एकदम बुड़ुक करके, बढ़िया एकदम मजा आता है। इसको भी करने में, करेंगे अपन इसको बाद में। तो हाइड्रोजन गैस यहां पर बनती है। तो ये एक्सपेरिमेंट से हमें क्या समझ में आया, ये एक्सपेरिमेंट जो हमें बुक में प्रैक्टिकल करने को बोला है, इससे हमें ये अंडरस्टैंडिंग बन रही है कि केमिकल रिएक्शन जब हो रही है तो अब गैस भी निकल सकती है मतलब बाहर। तो ये हमारी यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन है। क्लियर हुई आपको ये वाली बात? अब उसके बाद देखो, अब हम कह रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं कि अच्छा ये जो भी बातें आपने पढ़ी तो उसके बेसिस पर कि अगर कोई भी केमिकल इक्वेशन, कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर होती है तो इसमें से जो आगे लिख रहे हैं अभी वो चीजें हो सकती हैं। अच्छा क्या क्या है, देखो पहला है चेंज इन स्टेट। क्या है पहला, चेंज इन स्टेट। तो हो सकता है कि जो हमारा जो भी मैटर, जो हम केमिकल वो जला रहे हैं या कुछ मिला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें जो भी हम काम में ले रहे हैं ना, उसकी स्टेट चेंज हो सकती है। बोले तो वो लिक्विड में से सॉलिड हो सकता है, सॉलिड में से गैस हो सकता है, या लिक्विड में से गैस में बदल सकता है, या गैस में से लिक्विड, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप देखोगे ना, हमने वो पानी में घोल लिया था, दोनों वो मिला रहे थे जब अपन, तो वो एक्वस बन गया था, वो पानी का सॉल्यूशन बन गया था। लेकिन जब उसको मिलाया ना अपन ने, तो वो जो चेंज हो गया कलर, वो एकदम ऑरेंज कलर का कुछ बन गया था। तो वो जो चीज बनी थी ना, वो सॉलिड बनी थी। तो स्टेट में अपन देख रहे हैं थोड़ा सा चेंज हुआ है। फिर उसके बाद हम लोग देख रहे हैं चेंज इन कलर। वो कलर का भी अपन ने सेम एग्जांपल में देखा। तो जैसे ही उन दोनों सॉल्ट्स को हम लोगों ने मिलाया था, अच्छा कौन सा वाला था ये सॉल्ट्स को मिलाने वाला एक्सपेरिमेंट, ये वाला था। देखो जैसे ही मिलाया इन दोनों को, लेड नाइट्रेट के एक्वा सॉल्यूशन को पोटेशियम आयोडाइड में, कलर चेंज टक। तो ये हमें ऑब्जर्वेशन जो है लेनी थी। अच्छा उसके बाद देख रहे हैं हम लोग कि और क्या क्या पता चलता है हमें। तो चेंज इन कलर के बाद है हमारे पास में, ध्यान दो, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। अभी देखा अपन ने, वो हाइड्रोजन गैस निकल रही है जब सल्फ्यूरिक एसिड में अपन जिंक के टुकड़े डाल रहे हैं ना, तो हाइड्रोजन गैस बन रही है। अभी भी देखा अपन ने, तो गैस भी निकल सकती है। अच्छा और क्या हो रहा है, तो एक साइन हमारे पास में और है, चेंज इन टेम्परेचर। एक साइन और है, क्या, चेंज इन टेम्परेचर। जब अपन मैग्नीशियम रिबन को जला रहे थे तो क्या हीट निकल रही थी, हाँ क्या एकदम गर्मी वर्मी निकल रही थी। तो वो टेम्परेचर में भी चेंज हो रहा है। तो ये चारों हो सकता है हो जाए एक ही बार, एक साथ ही दिखे अपने को, हो सकता है एक दो ही दिखे, हो सकता है एक ही दिखे। तो ये अगर है तो पॉसिबिलिटी है कि वहां पर क्या हो रही है, एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल चेंज हो रहा है। अभी पेपर को फाड़ रहे हो तो कुछ नहीं हो रहा, ना तो कोई गैस निकली, ना कोई स्टेट चेंज हुई, ना कोई कलर चेंज हुआ, और ना ही आप देखोगे तो उसका टेम्परेचर में कोई चेंज आया नहीं। फिजिकल चेंज है ना, पेन का ढक्कन हटा रहा है, फिजिकल चेंज है।
समझ रहे हो? एक वो है हमारे पास में, हमने ना सॉल्ट का टुकड़ा इतना बड़ा पत्थर जैसा 2 टुकड़े कर दिए ठोक करके, फिजिकल चेंज है वो, केमिकल चेंज नहीं है। समझ रहे हो? 2 टुकड़े ही तो किए आपने, केमिकल चेंज है ना, इसमें क्या दिक्कत है? फॉर्मूला तो सेम ही है ना अभी भी, ये कहने का मतलब है मेरा। अब अपन इसके बाद में आगे बढ़ सकते हैं और हम लोग देख सकते हैं कि इस जो केमिकल चेंजेस है ना, इनको लिखें कैसे। देखो साइंस में यही है, साइंस में ना अपन को दिल की बात करनी होती है। अच्छा दिल की बात किसके? हमें साइंटिस्ट के दिल की बात करनी होती है। जैसे हम लोग दिल की बात करते हैं ना, कोई फ्रेंड बनाते हैं हम लोग क्लास में कि अच्छा तू मेरा पक्का दोस्त बन जा, है ना, मैं इरेजर भी शेयर करूंगा, पेंसिल भी शेयर करेंगे, पेन भी शेयर कर लेंगे। तो ऐसा करते हैं अपन क्लासरूम से दिल की बात। लेकिन ना दिल की बात शेयर करने से पहले हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं कि यार ये मेरा दोस्त बन सकता है पक्का, ये फुटबॉल भी अच्छा खेल लेता है, मेरे को हेल्प भी कर देगा, पढ़ाई में भी अच्छा है, मेरे को भी हेल्प कर देगा और मैं भी इसको हेल्प कर दूंगा, बढ़िया ना। तो मतलब हम थोड़ा ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं, फिर हम वो दोस्ती कर लेते हैं, दिल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है, हम साइंटिस्ट लोगों के दिल की बात समझ रहे हैं। साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, हाँ ठीक है, अब वो फिर खुद के दिल की बात लिखते हैं। तो हम यहाँ पर वही समझ रहे हैं कि क्या दिल की बात है, कौन से दिल की बात हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं। तो ये साइंटिस्ट जो है ना हमारे थोड़े टेंशन में कि अरे केमिकल चेंजेस अब बोल तो दिया कि है ना मैग्नीशियम को जला रहे हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या क्या लिखें कैसे, उसको लिख के कैसे दिखाएं नोटेशन में। अगर ठीक है आप टेंशन मत लो, तो ये मैम ने कहा कि अरे आ जाओ देखो यहाँ बताते हैं। तो सबसे पहले इस पर भी आने से पहले, इस वर्ड इक्वेशन के टॉपिक पर आने से पहले मैं आपको बताता हूँ क्या सोचा गया होगा। पहले ऐसे सोचा गया होगा कि हम ऐसे लिखेंगे, जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई जाती है या उसको जब जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, हीट निकलती है, एनर्जी निकलती है। या इंग्लिश में इसको लिखा होगा, व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट बर्न्स एंड इट गिव्स अ वेरी ब्राइट फ्लेम एंड इट गिव्स अ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये पूरा लिखा होगा, व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स विद ऑक्सीजन, और 2 मिनट लग गए 3 लाइनों में लिखा है भी इसको। तो फिर साइंटिस्ट लोगों ने कहा अब आप एक बात बताओ, अभी कोई रिसर्च पेपर छाप रहे हैं उसमें 50 बार लिखना पड़ेगा सेम चीज, और इतना लिखेंगे क्या, थक जाएंगे, टाइम वेस्ट हो रहा है, शॉर्टकट दो। तो हम लोगों ने कहा कि हाँ नहीं शॉर्टकट वही ऑब्वियस है ना, टाइम लगता था आने जाने में, साइकिल बना दी। बोले अभी भी पैडल मारने पड़ते, कुछ करो। बोले लो साहब घोड़ा लगा देते हैं आगे, घोड़ा गाड़ी बना दी। बोले अरे नहीं साहब कुछ और करो, ये भी टाइम लगता है, अभी इसमें भी धीरे चलता है। तो बोले साहब लो इंजन बना दिया आपने, कार बना दी। फिर बोला अरे नहीं यार उड़ के कैसे जाएंगे, प्लेन बना दिया। भाई नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो यहाँ पे भी नेसेसिटी क्या है हमारे लिए कि शॉर्टकट में काम हो जाए। तो शॉर्टकट में काम होने के लिए हमें एक चीज यहाँ पर सिखाई जा रही है जिसका क्या नाम है, वर्ड इक्वेशन। देखो यहाँ पे वर्ड इक्वेशन हिंदी में बोलोगे तो वेरी सिंपल, शब्द समीकरण। अच्छा क्या चीज है देखो यहाँ पर कि जब हम लोग क्या करें, केवल वर्ड्स को काम में ले लें, जैसे मैग्नीशियम इज बर्न्ड विद ऑक्सीजन, अरे नहीं हटाओ, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इसका मतलब ये हुआ ना कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। और गिव्स, ये एरो को हम लोग क्या पढ़ते हैं, गिव्स, क्या पढ़ते हैं, गिव्स, मैग्नीशियम ऑक्साइड, खत्म बात साहब। और चाहिए तो प्लस करके लिख दो कि एनर्जी निकलती है इसमें, हीट एनर्जी निकलती है, खत्म, प्रॉब्लम खत्म ना, वो पूरा 3 लाइन नहीं लिखनी पड़ी। तो यही है बस वर्ड इक्वेशन, सिंपल है। और वर्ड इक्वेशन में क्या साइंटिस्ट लोगों ने डिफाइन कर दिया कि जो लेफ्ट हैंड साइड किसी भी इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड लिखे गए ना वो क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं जो रिएक्शन करते हैं। और राइट हैंड साइड में आप देखोगे वो चीजें होती है जो प्रोडक्ट बनता है, वही है राइट हैंड साइड में डिफाइन कर दिया। बोला वर्ड इक्वेशन क्या है, बोला वेरी सिंपल, वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। वर्ड इक्वेशन क्या दिखाती है, चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स। कैसे दिखाती है, व्हेन प्लेस्ड एन एरो बिटवीन देम, उसके बीच में दोनों के एरो लगा हुआ रहता है। अच्छा और क्या होता है वर्ड इक्वेशन में, फिर हम कह रहे हैं यहां पर their reactants are written on the left hand side with the plus sign between them। जो reactants हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं, और अगर ऑब्वियस बात है ना, 2 या 2 से ज्यादा reactants हो सकते हैं तो उनके बीच में हम लोग प्लस का साइन लगा देते हैं। सेम चीज हम कर रहे हैं कहां पर, प्रोडक्ट्स में। भाई यहां पर तो प्रोडक्ट एक बन रहा है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 2 प्रोडक्ट बने, 3 प्रोडक्ट बने, 4 प्रोडक्ट बने, तो उनके बीच में भी हम क्या करेंगे, प्लस का साइन लगवा देंगे। और प्रोडक्ट को हम कहां लिखते हैं, राइट हैंड साइड में लिखते हैं। देख लो प्रोडक्ट को हम लोग कहां लिखते हैं, राइट हैंड साइड में लिखते हैं। क्लियर हुई बात। फिर उसके बाद हम कह रहे हैं जो एरो हेड है, इस एरो का जो टोपी है, हेड जो है, ये जो तीर का निशान है ना ये वाला, ये हमेशा किसकी तरफ पॉइंट करता है, प्रोडक्ट्स की तरफ।
और इस एरो की जो टेल होती है, ये टेल है इसकी, किसकी तरफ पॉइंट कर रही है? टेल किसकी तरफ पॉइंट कर रही है? रिएक्टेंट्स की तरफ। अच्छा, तो इससे एक फायदा और हो जाता है, ये एरो हमें ये बताता है कि जो रिएक्शन हो रही है ना, जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसकी डायरेक्शन क्या है। मतलब केमिकल रिएक्शन इन चीजों से इस तरफ हो रही है। समझ में आई? अब आप बोलोगे सर ऐसा बताने की जरूरत ही क्या है? तो उसका रीजन ये है कि ना फ्यूचर में आप ये वाला एरो भी पढ़ोगे, ऐसा भी एक एरो होता है, ऐसा इक्विलिब्रियम करके एक कंसेप्ट होता है, अभी नहीं हमारा कोई इसमें दिमाग लगाना, लेकिन इसका मतलब ये है कि कोई केमिकल रिएक्शन एक ऐसी स्टेट पर आ गई है जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन रहा है, साइमल्टेनियसली प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन रहा है। तो वो मतलब एक ऐसी स्टेट आ जाती है कि ये यूं बन रहा है, ये यूं बन रहा है, मतलब वो इक्विलिब्रियम की स्टेट है, रिएक्शन रुकती नहीं है लेकिन ऐसे चलता रहता है ये। तो ये भी इसका मतलब है, क्योंकि दोनों तरफ एरो है, इसीलिए अभी इस एरो का भी आपको मतलब हमने बता दिया, पॉइंट्स टुवर्ड द प्रोडक्ट्स एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। सिंपल सी बात है, ये कोई एग्जाम में तुमसे चीजें नहीं पूछने वाला, ये केवल समझने वाली बात है। जैसे वही है ना, अब नल तल हट, अब मत कर, ये सारे वर्ड्स पढ़ते हैं अपन, लेकिन अपने को एग्जाम में तो बड़े होकर के तो सेंटेंस लिखने पड़ते हैं, पूरे के पूरे पेपर्स पढ़ने पड़ते हैं, ऐसा वही वाली बात है यहाँ पर भी। तो अब उसके बाद एक कंसेप्ट आता है हमारे पास में, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अभी हमने देखा वर्ड इक्वेशन, क्यों हमने उसको डेवलप किया ये भी समझ लिया। अब हम दूसरा कंसेप्ट समझ रहे हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या है। क्या है देखो साहब, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको देखो आप, हमने अभी क्या किया, लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम प्लस। अब ऐसे ही ना अपने पास और कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती है, जैसे सोडियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, मैग्नीशियम आयोडाइड। मैग्नीशियम आयोडाइड है या पोटेशियम आयोडाइड है या लेड नाइट्रेट है या फेरस सल्फेट है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, ऐसे खूब सारे फॉर्मूलाज हैं अपने पास में। तो अब जब हम इनको बार बार लिख रहे हैं ना, तो वो भी कहीं ना कहीं हेक्टिक है, दिमाग खराब करने वाला टास्क है। तो हमने कहा सर थोड़ा और शॉर्टकट कर दो ना सर, बढ़िया रहेगा सर। तो कह रहे सिंपल, तो आप क्या करो, वही रिएक्शन है, तो मैग्नीशियम की जगह उसका सिंबल लिख दिया Mg, ऑक्सीजन की जगह भी उसका सिंबल लिख दिया O2, रिएक्शन हुई क्या बना, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सिंबल लिख दिया, बात ही खत्म। तो कितना काम आसान हो गया ना, वो इतनी लंबी लाइन लिख रहे थे, इतने समय खत्म। तो ऐसी इक्वेशन को फिर हमने क्या नाम दिया, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटन बेस बना, ढांचा बना दिया इक्वेशन का। लो साहब, अब इस स्केलेटल केमिकल इक्वेशन की ना एक तो डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं कि वो वर्ड इक्वेशन जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वर्ड्स की जगह पे एलिमेंट्स के या फॉर्मूलाज जो कंपाउंड्स हैं हमारे पास में, उनके वर्ड्स की जगह पर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, केमिकल सिंबल्स यूज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ये डेफिनेशन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान देना। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, ध्यान देना, यहाँ पर मैग्नीशियम एक है किसमें, रिएक्टेंट में। प्रोडक्ट में हम देख रहे हैं मैग्नीशियम एक है, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के दो हमारे पास में एटम्स हैं, लेकिन जब हम यहां पर देख रहे हैं तो ऑक्सीजन का एक ही एटम है। झगड़ा हो गया, बोले साहब ऑक्सीजन गया कहां, धरती निकल गई कि आकाश फट करके उसको खा के भाग गया, कहां गया? जादू तो होता नहीं है, देखो केमिकल चेंज होगा ना कभी भी, तो जितनी चीजें हैं उतनी रहेंगी, मतलब जितनी चीजें आपने ली थी उतनी रहेंगी। बहुत बेसिक है ना, चाय बना रहे हो आप, आपको 1 कप चाय बनानी है, तो आपने क्या किया, आधा कप उसमें दूध लिया, आधा कप पानी डाला, चाय पत्ती डाली, शक्कर डाला, मान लो आपने सबको वेट कर लिया और सबका वेट आया आपके पास में 50 ग्राम मान लो। अभी वो चाय बना लिया आपने, तो आपके पास जो चाय बननी चाहिए वो भी 50 ग्राम ही होनी चाहिए। आप नोटिस करोगे चाय थोड़ी कम हो जाती है अच्छा, वो पानी जो है ना वो वाटर वेपर बन के ऊपर उड़ जाता है। तो अगर हम मान लो उस पानी को जो वाटर वेपर बन के ऊपर उड़ा उसको कलेक्ट कर लें वापस से और उसी चाय में वापस मिला दें, तो उसका वेट उतना ही रहने वाला है, 50 ग्राम ही रहने वाला। कहने का मतलब है ना तो पानी गायब हुआ ना कोई और चीजें गायब हुई अपनी, वो उतना का उतना वहां रहेगा। तो ये सेम चीज यहाँ होनी चाहिए ना, फिर वो गायब कहाँ हो गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ है फिर? तो ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें जो एटम्स है ना हमारे पास में, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं, जो भी एलिमेंट्स के एटम्स हैं, वो रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट में इक्वल नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन या ढांचा इक्वेशन। देखो क्या है, इफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल इक्वेशन आर नॉट बैलेंस्ड। अच्छा, इसका क्या मतलब है, इट इज नोन एज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। आर नॉट बैलेंस्ड का मतलब है द नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट्स इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट्स। समझ में आई क्या आपको वाली बात? उससे हमने कहा है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल Mg प्लस O2 MgO, H2 प्लस O2 H2। अब एक और डाउट आपके मन में यहां पर खड़ा हो रहा होगा,
डाउट ये होगा कि सर H2 क्यों लिखा, H क्यों नहीं लिखा, सर H3 क्यों नहीं लिखा, O2 क्यों लिखा, O3 क्यों नहीं लिखा, सर H2O है यहाँ पर, सॉरी है ना, ये मैं वापस लिख देता हूँ यहाँ पर, टेंशन मत लेना आप लोग प्लीज। ये H2O, सर H2O क्यों लिखा, वाटर का फॉर्मूला H3O क्यों नहीं लिखा, H4O क्यों नहीं लिखा, H2O2 क्यों नहीं लिखा, H5O क्यों नहीं लिखा, सर कुछ भी लिख सकते थे, यही क्यों। अब हमें 5th चैप्टर जो हम पहले पढ़ के आए केमिस्ट्री का वो काम आएगा यहाँ पर। भाई जो हाइड्रोजन है ना, इसको किसी से दोस्ती करनी होती है, जैसे हमें किसी ना किसी से दोस्ती करनी होती है, ये कंसेप्ट हमने समझा था। तो हमें वैसे तो पक्का दोस्त हमारा चाहिए होता है, लेकिन अगर पक्का दोस्त कभी नहीं मिल रहा है तो हम थोड़ा टेम्पररी किसी कच्चे दोस्त से जो है दोस्ती कर लेते हैं, किसी से मतलब कच्ची दोस्ती। लेकिन जिस दिन हमें पक्का दोस्त मिल जाएगा हम कच्चे दोस्त को छोड़ करके पक्के के पास चले जाते हैं। तो सेम वही है, हाइड्रोजन को पक्की दोस्ती तो ऑक्सीजन से होती है, पानी बना देता है, लेकिन कोई मिल नहीं रहा तो हाइड्रोजन ने अपने पास में जो हाइड्रोजन बैठा था ना उसी को बोला कि अपन नहीं दोनों दोस्त बन जाते हैं, क्या है। लेकिन जैसे ही उसको पता चला कि ऑक्सीजन आ गया है तो ये इसको छोड़ करके उस ऑक्सीजन से जाके जुड़ जाएगा और H2O बना देगा। समझ में आई। तो H2 मतलब हाइड्रोजन कभी अकेला नहीं मिलता नेचर में, अगर हाइड्रोजन 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 सारे साथ में ना तो H2 गैस का मॉलिक्यूल बना देते हैं सेम ऑक्सीजन के साथ में, इसीलिए O2 लिखना पड़ता है। अब यहाँ पे H2O क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं और 2 हाइड्रोजन जाके एक एक इलेक्ट्रॉन उसके साथ में शेयर कर लेते हैं, काम हो जाता है। तो ये कंसेप्ट है फॉर्मूलाज लिखने के पीछे। बाकी हम आगे और फॉर्मूलाज लिखना सीखेंगे तो आपको समझ में आएगी। बाकी यहाँ ये समझना है हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन एक ही है, एक ऑक्सीजन कहाँ गया। तो बैलेंस्ड नहीं है ये केमिकल इक्वेशन, मतलब ये धोखा हो रहा है इसमें। तो इसीलिए हम कह रहे हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कैसी है, जिसमें बैलेंसिंग प्रॉपरली नहीं हो रखी है। बढ़े आगे बढ़े। अब क्वेश्चन हमारे मन में होना चाहिए कि अच्छा सर चलो ठीक है सर मान लिया सर, लेकिन फिर भी हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करें, क्यों, जरूरत क्या है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की। सही क्वेश्चन है सर। तो ठीक है, इसका भी देखो आंसर है हमारे पास में। तो 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि जादू जादू होता है, विच हंटर, हैरी पॉटर जैसी चीजें नहीं होती इस दुनिया में वैसे, लेकिन चलो ठीक है। तो आपको आंसर बताते हैं इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन एग्जाम में हमसे पूछा जा सकता है, हमारी बुक में भी वो क्वेश्चन दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हमने ये 9th स्टैंडर्ड में एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अच्छा, इस लॉ में क्या होता है कि अगर कोई भी केमिकल चेंज हो रहा है ना हमारी सराउंडिंग्स में, कोई भी केमिकल चेंज अगर हो रहा हो तो उस केमिकल चेंज के दौरान ना तो कोई भी जो है हमारे पास में मैटर जो है वो खत्म हो सकता है, गायब हो सकता है, बूम गायब, और ना ही कोई मैटर एकदम से आउट ऑफ नोवेयर आ सकता है। जैसे ये स्मार्ट बोर्ड है, बोलो सर गायब हो गया, बूम, सर क्या हो गया, जादू कर दिया सर आप, नहीं ऐसा नहीं होगा। बोलो सर आपके पीछे देखो सर स्मार्ट बोर्ड आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, बोलो कहीं से नहीं, ऐसे आ गया हवा, बूम। अब वो वीडियो एडिटिंग में तो पॉसिबल है, यहाँ अगर आप थानोस हो ऐसे ऐसे चुटकी बजा दो आप, वो 5 वो जेम्स लगा करके मार्बल वाले, तो सब आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको मतलब टाइम वाइम चेंज करना होता है तो फिर सब पॉसिबल है। लेकिन नॉर्मल हम इंसानों की लाइफ में जैसे हम बात करें ना, तो हम कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड, मास जो है ना वो ना तो क्रिएट हो सकता है और नीदर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। जब मास डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा, मास क्रिएट ही नहीं हो रहा नया, तो जो है वो तो रहना ही पड़ेगा ना, जो बैलेंस तो रहना ही पड़ेगा। तो जितनी ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स में उतनी प्रोडक्ट्स में होनी चाहिए। तो इसीलिए कह रहे हैं दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स। जितना टोटल मास रिएक्टेंट्स में है, बोला अगर 2 ऑक्सीजन है वहां पे तो यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन के होने चाहिए। जितना मास वहां पर है, 2 किलो चीज ली थी तो 2 किलो होनी चाहिए आपके पास में प्रोडक्ट्स में। समझ में आई, सबका जो मास है टोटल वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है साहब, देयरफॉर वी हैव टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन। इसीलिए हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। करना हमारे लिए किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। समझ में आई कि आपको ये वाली बात। अब फिर आप पूछोगे कि सर ओ सर फिर बता दो ना सर कैसे करेंगे सर, केमिकल इक्वेशन बैलेंस कैसे करेंगे। तो बहुत सिंपल से स्टेप्स है, एक काम करते हैं ना अपन, फिर उन सिंपल से स्टेप्स को अपन जो है नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं। मैं भी थोड़ा पानी वानी पी लूंगा, प्रिपरेशन कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर की, फिर बढ़िया से पढ़ा देंगे आप लोगों को। तब तक आप लोग इस वीडियो को अच्छे से समझ लेना, नोट्स बना लेना कॉपी में, जो भी चीज़ें मैं कहूँ इंपॉर्टेंट है एग्जाम पूछी जा सकती है उनको तो जरूर लिख लेना। क्वेश्चन आंसर भी अपन लेंगे, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, वो तो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है। तो फिर मिलते हैं आपसे जो अपन है ना नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, ठीक है।